वेलकम टू 100% मार्क्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का सेकेंड पार्ट। जिन्होंने भी इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट यूजेस जो कि हमारे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनका यूजेस हमारे डेली लाइफ में, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस हैं, बहुत सारे अच्छे यूजेस हैं जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जिसमें कि कुछ यूजेस हम लोग ने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं। तो ये यूजेस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री में कमर्शियली। उनका कमर्शियल यूज़ देखा गया है फूड बनाने में, फूड आइटम्स प्रिपेयर करने में, और घर के छोटे मोटे खाने के सामान और फूड आइटम्स बनाने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो पहला यूज़ है कि फूड आइटम्स बनाने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग दो सब टाइप में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसका डोमेस्टिक यूज़ और इसका कमर्शियल यूज़। डोमेस्टिक यूज़ मतलब वो यूज़ जो हम लोग की घर पर करते हैं छोटे मोटे फूड आइटम्स प्रिपेयर करने के लिए। कमर्शियल यूज़ मतलब फूड इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ लार्ज स्केल फूड आइटम्स, उसको हम इसका इंडस्ट्रियल यूज़ कहेंगे। तो इंडस्ट्रियल यूज़ हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं और डोमेस्टिक यूज़ हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये फूड आइटम्स आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें दो सब पॉइंट्स हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ मेडिसिनल फील्ड में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर मेडिसिन्स बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इस टॉपिक को भी हम लोग को डिटेल्स में समझना है। थर्ड पॉइंट है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ दिखता है इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये कैसे करते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, जिसका थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। वहाँ पर आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम और भी दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इस नाइट्रोजन साइकिल से जुड़ी हुई हैं, और वही नाइट्रोजन साइकिल मदद करता है सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में। तो उस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को मदद करते हैं इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम लोग चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फूड आइटम्स जो कि हम घर पर बनाते हैं उसमें हम कई जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि घर पर हम पैकेज्ड कर्ड नहीं लाकर, कर्ड मतलब कि दही नहीं लाकर, हम घर पर बचे मिल्क से ही दही बनाने की कोशिश करते हैं। तो दही जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दही जमाने के लिए हमें दूध गर्म करना पड़ता है। ल्यूक वार्म होना चाहिए, हल्का गर्म दूध होना चाहिए, और उसमें आप दही थोड़ा सा डालकर उसको छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए, और कुछ घंटों के बाद वो पूरी तरीके से सॉलिड कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कर्ड में प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरियम जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इस बैक्टीरिया के वजह से ही जो कर्ड है वो बाकी के बचे हुए मिल्क को किस में कन्वर्ट कर पाता है, कर्ड में कन्वर्ट कर पाता है। उसको दही को जमाने में पूरी तरीके से कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ही आप कर्ड का मज़ा ले पाते हैं, आप दही खा पाते हैं। वरना अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो शायद ये दही का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये कर्ड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। दूसरी चीज़ जो अपने आसपास आप देखते हैं जो आपके खाने में रेगुलरली बनती होगी वो ये है कि पनीर की सब्ज़ी आप बहुत खाते होंगे, या आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, उसमें चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, मिल्क से इनको पनीर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या चीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस चीज़ को करने में मदद करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे कौन कौन से हैं जो मिल्क को मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है लैक्टोबैसिलस
और स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों मिलकर के चीज़ और पनीर बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना बड़ा रोल होता है फूड आइटम्स में। एक और चीज़ है जो हम देखते हैं हम अपने चारों ओर, जब भी हम फूड आइटम्स की बात करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर ईस्ट को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। ईस्ट एक ऐसा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेकिंग में काफ़ी मदद करता है, केक बेक करने में, ब्रेड बनाने में काफ़ी मदद करता है। कोई भी आप साउथ इंडियन डिश बनाते हैं और आपको इंस्टेंट डोसा बनाना है, इंस्टेंट इडली बनाना है, तो उसमें इस ईस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये ईस्ट आखिर कैसे मदद करता है किसी भी ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में या इडली बनाने में, ये कैसे मदद करता है? जैसे ही आप ईस्ट किसी भी टाइप के बैटर में डालते हैं या फ्लोर में डालते हैं, जैसे कि केक के बैटर में आपने ईस्ट डाला या फिर ब्रेड के डो में आपने ईस्ट डाला, तो इससे क्या होता है, हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि ये ईस्ट के डालने से वो डो जो है वो राइज हो जाता है, फूल जाता है, केक बैटर अपने वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब आप ईस्ट डालते हैं तो एक ईस्ट का सेल नहीं डालते हैं आप, एक ईस्ट के सेल डालने से वो बहुत सारे ईस्ट सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनने लगते हैं, और जब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं? रीप्रोडक्शन। ईस्ट सेल्स रीप्रोड्यूस करने लगता है और इस रीप्रोडक्शन के दौरान वो बनाता है CO2 गैस। CO2 गैस रिलीज़ करता है। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम क्या रिलीज़ करते हैं? CO2 गैस रिलीज़ करते हैं। उसी तरीके से ईस्ट सेल्स जब रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं, तो वो CO2 गैस बनाना शुरू करते हैं। और इसी CO2 गैस के वजह से कोई भी ब्रेड का डो अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उस डो के अंदर क्या भर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होने लगता है। और उसी तरीके से कोई भी केक का बैटर अगर आपने घोल कर रखा है तो वो भी अपने वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उस बैटर के अंदर धीरे धीरे क्या बनने लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फिल हो जाने से केक का बैटर हो, ब्रेड का डो हो या फिर इडली का बैटर हो, कुछ भी हो जिसमें आपने ईस्ट डाला है, वो धीरे धीरे वॉल्यूम में इंक्रीज़ करता है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही आप ब्रेड बेक करते हैं या केक बेक करते हैं, तो आप उसको बेक करके जब बाहर निकालेंगे, वो खाने में तो डेफिनेटली बहुत टेस्टी होता है, लेकिन आप अगर उसको कभी क्लोजली वॉच करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जो CO2 गैस जनरेट हुआ था ईस्ट सेल्स के वजह से, वो CO2 गैस एक गैस है, वो एक जगह टिक कर तो नहीं रह सकता है, उसे तो बाहर निकलना ही होगा। और जब बेक आप कर लेते हैं तो वो CO2 गैस बाहर निकलना चाहता है, और वो जब बाहर निकलता है तो पीछे छोड़ जाता है ये छोटे छोटे पोर्स। और यही पोर्स आपको ब्रेड में दिखते हैं, केक में दिखते हैं, इडली में दिखते हैं, और इन्हीं पोर्स के वजह से आपका केक, आपका ब्रेड, आपका इडली, ये सब स्पॉन्जी बनता है, सॉफ्ट बनता है। और इसी वजह से ईस्ट का इन सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एक और जगह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल देखते हैं, वो है एडिबल फंगाई में। अब एडिबल फंगाई क्या होता है? एडिबल फंगी होते हैं ऐसे फंगी जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। एडिबल मतलब क्या होता है? ऐसा जो कि आपके खाने के लिए सेफ़ हो। तो ऐसे फंगी जो आपके खाने के लिए सेफ़ हैं उनको हम एडिबल फंगी बोलेंगे। एडिबल फंगी का एग्जाम्पल होता है मशरूम्स। मशरूम्स एक टाइप के फंगी के एग्जाम्पल्स हैं। तो मशरूम्स हम खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो एडिबल होते हैं और ऑब्वियसली वो टेस्टी भी काफ़ी होते हैं, है ना? और साथ ही साथ एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कि एडिबल है, बहुत से कंट्रीज़ में उसको खाया जाता है। वो है पोरफायरा, ये एक टाइप का एल्गी है, एडिबल एल्गी, और एक होता है क्लोरेला। तो क्लोरेला एंड पोरफायरा ये दोनों ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, और ये एल्गी एडिबल है, इसको खाया भी जाता है बहुत से कंट्रीज़ में। और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंज्यूम किए जाते हैं आपके बहुत से फूड आइटम्स में। आप इसको डोमेस्टिकली यूज़ करता हुआ देखेंगे, आपके घरों में ये सब का इस्तेमाल होता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रियल यूज़ में आपको पहला यूज़ पढ़ना है ईस्ट का। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, जिससे कि अल्कोहल और वाइन प्रोड्यूस किया जाता है।
तो ये फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड आइटम्स में प्रेजेंट शुगर मॉलिक्यूल्स को ईस्ट कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो एस्केप कर जाता है और जो बच जाता है वो होता है अल्कोहल, जिसको फर्दर वाइन या किसी और चीज़ में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन करने के लिए जो फूड ग्रेन्स का हम इस्तेमाल करेंगे या फूड आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि शुगर प्रेजेंट होता है, वो है बार्ली या राइस, व्हीट एंड क्रश्ड फ्रूट आइटम्स। तो जो भी ये सारे जो आइटम्स मैंने अभी बताए, ये सारे आइटम्स में शुगर प्रेजेंट होता है। इन सारे चीज़ों में जब हम ईस्ट ऐड करते हैं तो शुगर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिलीज़ होकर एस्केप कर जाता है, बाहर चला जाता है, और जो बच जाता है वो होता है अल्कोहल। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल और वाइन प्रोडक्शन में। अब इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को विजुअली समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको करना बस इतना है कि आपको एक एम्प्टी बॉटल लेना है। उस एम्प्टी बॉटल में आपको थोड़ा सा गर्म पानी डालना है और उसमें आपको शुगर डिज़ोल्व करना है, चीनी डालना है और उसको डिज़ोल्व करना है, घोलना है। और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट का पाउडर डाल देंगे। जो ईस्ट हमें मिलता है नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप ईस्ट को उसमें डालेंगे। और इस बॉटल को आपको तुरंत कवर कर देना है विथ बलून जो कि डिफ्लेटेड होना चाहिए, मतलब एक पिचका हुआ बलून होना चाहिए, और उसको आपको इस बॉटल के माउथ पर फिक्स कर देना है। और कुछ देर के लिए आपको उसको छोड़ देना है रेस्ट करने के लिए और देखना है कि आखिर आगे क्या चेंजेस होता है। तो हम ये देखेंगे कि उस बॉटल के अंदर फर्मेंटेशन होने लगेगा। फर्मेंटेशन होने का प्रूफ ये है कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। वो धीरे धीरे सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेगा, अपने स्पेस को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगेगा। वो जो थोड़ा सा सॉल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होके बढ़ जाएगा साइज़ में और वॉल्यूम में। दूसरा चीज़ आप ये देखेंगे कि जो बलून आपने फिक्स किया है वो धीरे धीरे फूलने लगता है। और वो फूलेगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई गैस एंटर कर रहा है। ठीक है, गैस एंटर करने से ही वो बलून धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा साइज़ में। और वो जो गैस है जो बलून के अंदर फिक्स हुई है या बलून के अंदर भर गई है, उस गैस को अगर हम पास करते हैं लाइम वाटर में, तो हम देखेंगे कि लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाता है इनटू वाइट। अब ये लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा था। अगर आप भूल गए हैं तो हम अभी फिर से आपको बता दें कि लाइम वाटर का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसका जो कलर है वो वाटर जैसा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और उसका फॉर्मूला होता है CaOH2। इस लाइम वाटर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके कलर को चेंज कर देता है इनटू वाइट। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही एक ऐसा गैस है जो कि लाइम वाटर को वाइट में कन्वर्ट कर सकता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खुद की प्रॉपर्टी है कि वो लाइम वाटर को वाइट में कन्वर्ट कर सकता है, उसका कलर चेंज कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बलून में गैस प्रेजेंट है, अगर हम उसको लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो लाइम वाटर को वाइट में कन्वर्ट कर देगा, उसको मिल्की अपीयर कर देगा, उसको मिल्की टर्न कर देगा। ठीक है, और इसके वजह से हम ये बता पाएंगे, ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो गैस बन रहा है बॉटल के अंदर, जो कि बलून में जाकर फिल हो जा रहा है, वो गैस आखिर कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक और चीज़ जिससे ये प्रूव हम कर सकते हैं कि इस बॉटल के अंदर फर्मेंटेशन हुआ, आप अगर बॉटल के अंदर प्रेजेंट जो सोल्यूशन है, गैस निकल जाने के बाद जो सोल्यूशन बच जाएगा, अगर आप उस सोल्यूशन को स्मेल करेंगे तो उससे अल्कोहल वाली स्मेल आएगी। तो इससे ये प्रूव होगा कि बॉटल के अंदर क्या हुआ? फर्मेंटेशन रिएक्शन हुआ, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ। और फर्मेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें शुगर लेना पड़ा, शुगर, और उसमें हमें ईस्ट डालना पड़ा। हम गर्म पानी क्यों डाल रहे थे? क्योंकि हमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। ये जो रिएक्शन है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नहीं होता है। ये ऐसे ही आप सिर्फ शुगर ग्रेन्स और ईस्ट को मिला देंगे तो ये नहीं पॉसिबल है। आपको उसमें गर्म पानी इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन हो सकता है। थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे ही ईस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और फर्मेंटेशन करते हैं।
तो इतनी सारी चीज़ें मिलाकर आप जैसे छोड़ देते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है जो बलून में जाकर फिक्स हो जाती है, और साथ में जो नीचे सोल्यूशन बच जाता है, जो बॉटल में रह जाता है, वो क्या होता है? वो होता है अल्कोहल। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं? फर्मेंटेशन में शुगर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस फर्मेंटेशन को करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट। ईस्ट सेल के मदद से ही हम फर्मेंटेशन कर पाते हैं, और जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है अल्कोहल और वाइन प्रोडक्शन के इंडस्ट्री में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड इंडस्ट्री में एक यूज़ ये भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है विनेगर बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, पिकल्स बनाने में, मतलब अचार बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि एक टाइप का फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस, और इस एस्परजिलस फंगस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, और इस सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इतने सारे यूजेस हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए देखते हैं। मेडिसिनल यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारा होता है। सो मेडिसिनल यूज़ में सबसे पहला यूज़ हमें पढ़ना है मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि कुछ स्पेशल टाइप के फंगाई और बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाए जाते हैं। ये मेडिसिन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो हमें कोई बीमारी दे रहे हैं, या कोई बीमारी हो रही है हमें उन माइक्रोब्स के वजह से, तो उन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में, ख़त्म करने में और उनके ग्रोथ को रोकने में ये मेडिसिन्स काम आते हैं। इन मेडिसिन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो। एक चीज़ और भी है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये ज़्यादातर डिज़ीज़ को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे डिजीज़ेस जो आपको वायरस के वजह से हो रहा हो, तो वायरस से कॉज्ड अगर आपको कोई बीमारी है और उसमें अगर आपने कोई एंटीबायोटिक कंज्यूम किया, तो वो एंटीबायोटिक वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वायरस को ख़त्म नहीं कर सकता है। एंटीबायोटिक्स का असर वायरसेस पर नहीं होता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स हमें तभी लेना चाहिए जब हमें कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से ये एनालाइज कर पाएगा, डायग्नोस कर पाएगा कि आपको जो बीमारी है वो वायरस की वजह से हुई है, बैक्टीरिया की वजह से हुई है, या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। तभी वो अपने डायग्नोसिस के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर पाएगा, प्रिस्क्राइब कर पाएगा। एक चीज़ और भी है कि आप जब एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो आपको तभी कंज्यूम करना चाहिए जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, और जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, जितने दिन के लिए आपको वो दवाई खाने के लिए बोला जाता है, तब तक आपको उसको खाते रहना चाहिए और पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप आधे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, अगर आप आधी दवाई आधे दिन तक खाएंगे, तो फिर उसका असर सिर्फ उतने ही दिन तक रहेगा, और जो माइक्रोब आपके बॉडी में प्रेजेंट है जिसके वजह से आपको बीमारी हो रही है, वो माइक्रोब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और कुछ दिन के बाद दोबारा से वो बीमारी वापस आ जाएगी, फिर से आपको बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जितना कोर्स होता है एंटीबायोटिक का वो आपको कंप्लीट करना चाहिए, जितना डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। दूसरी चीज़ ये भी कि जब आपको कोई बीमारी नहीं होती है तो अननेसेसरीली भी आपको एंटीबायोटिक्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जो नेचर है वो होता है डिस्ट्रक्शन। वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए ही एक मेडिसिन बनाई गई है कि जैसे ही वो आपके बॉडी में जाएगा वो हर एक टाइप के माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो जब आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके बॉडी में कोई हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है, तो आपके बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं, जो आपके बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो ऐसे माइक्रोब्स को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके वजह से आप और कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए अननेसेसरीली भी आपको
एंटीबायोटिक्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और भी है कि ये आखिर एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने खोजा था और कैसे ढूंढा गया था। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले ढूंढा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक टेस्ट किया था फंगस पर, जिसका नाम था पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम फंगस पर जब एंटीबायोटिक्स बनना शुरू हुआ तो इस एंटीबायोटिक्स का जो नाम है वो पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन बन गया। तो पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और उसको बनाने के लिए उन्होंने एक फंगस का यूज़ किया था जिसका नाम था पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से नाम आता है पेनिसिलिन। नेक्स्ट मेडिसिनल यूज़ है मेकिंग ऑफ वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स आपको कई सारी बचपन में लगी होंगी, और वो क्यों लगती हैं उसको समझते हैं। तो जब भी आपके बॉडी में कोई बीमारी का कोई माइक्रोब एंटर करता है, कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर करता है, वो आपको बहुत बीमार बना देता है। तो उस बीमारी से लड़ने के लिए आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो खुद ब खुद एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ को समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि आप का जो बॉडी है वो एक किंगडम है, वो एक राज्य है, और इस राज्य को आपको बचाना है, आप उस राज्य के राजा हैं। अब अगर आप इस किंगडम की बात करें तो इस किंगडम में अगर बाहर से कोई दुश्मन आता है और उसको अटैक करता है, दुश्मन मतलब अगर कोई बाहर से बीमारी आती है और इस किंगडम को कोई अटैक करता है, आपके बॉडी को कोई अटैक करता है, तो आप क्या करेंगे? एज अ किंग, एज अ राजा आप क्या करेंगे? आप अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने किंगडम को बचाने के लिए आर्मी भेजेंगे और उस दुश्मन से लड़ाई करेंगे। तो आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ है वो आपकी आर्मी है, वो आपके सोल्जर्स हैं जो आपको बीमारी से बचाते हैं या बीमार करने वाले माइक्रोब्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं। ये किसी दवाई के वजह से नहीं बन जाते हैं, ये नेचुरली आपका इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। तो कोई भी बीमारी अगर आपको होती है तो उससे आपका बॉडी लड़ता कैसे है, आपके बॉडी को डिफेंड कैसे करता है? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो बॉडीज़ आपके बॉडी में नेचुरली बन जाते हैं जब भी कोई बीमारी आपको होती है, और यही एंटीबॉडीज़ माइक्रोब से लड़ाई करके माइक्रोब्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और आपका बॉडी फिर से हेल्दी हो जाता है। लेकिन एक बार जब ये माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बना वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाएगा या वो भी वैनिश हो जाएगा साथ साथ में। एक बार एंटीबॉडीज़ बना तो वो आपके बॉडी में रह जाता है हमेशा के लिए, ताकि आपको फिर से अगर सेम बीमारी हो तो इन एंटीबॉडीज़ को पता हो, याद हो कि इन्होंने कैसे माइक्रोब्स को ख़त्म किया था, ताकि वो फिर से इन माइक्रोब्स को उसी तरीके से ख़त्म कर सके। एंटीबॉडीज़ अगर एक बार किसी बीमारी से लड़ते हैं तो उनको ये चीज़ याद रहती है, और इस चीज़ को वो लोग रिटेन करके रखते हैं कि आगे भी उनको अगर सेम बीमारी से लड़ना हो तो वो कैसे लड़ाई कर पाएंगे, कैसे आपके बॉडी को बचा कर रख पाएंगे। तो इसीलिए एंटीबॉडीज़ का आपके बॉडी में अच्छे से प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी से बचने में मदद करता है। अब यहाँ पर वैक्सीन का कैसे रोल है ये चीज़ समझते हैं। तो जैसे एक बीमारी थी पहले स्मॉल पॉक्स से पहले बहुत से लोग इन्फेक्ट हो जाते थे और इसका कोई इलाज नहीं होता था, ये इनक्योरेबल होता था, इसकी कोई दवाई नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं था, और बहुत से लोग मर भी जाते थे स्मॉल पॉक्स हो जाने से। लेकिन जब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनने लगा, वैक्सीन मतलब होता है कि जब किसी इंसान को स्मॉल पॉक्स हुआ और वो स्मॉल पॉक्स से कुछ दवाई खाकर, मान लीजिए जो भी दवाई उस टाइम अवेलेबल थी, अगर वो उस दवाई को खाकर ठीक हो जाता है, अगर वो उस इन्फेक्शन से ठीक होने लगता है, तो ऐसे ठीक होने वाले इंसान के बॉडी में अब भी स्मॉल पॉक्स प्रेजेंट होता होगा, लेकिन वो स्मॉल पॉक्स अब कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि धीरे धीरे जो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉल पॉक्स हुआ था वो धीरे धीरे इस स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब से लड़ते लड़ते उसको कमज़ोर कर चुका है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो इस स्मॉल पॉक्स से लड़कर स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब्स को कमज़ोर बना चुकी हैं या उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर चुकी हैं। अब ये जो स्मॉल पॉक्स के वीकेंड सेल्स हैं, जो ये कमज़ोर सेल्स हैं, इन
माइक्रोब्स को आपको बाहर निकालना है। जो आदमी ठीक हो गया है उसके बॉडी से आपको इन वीक सेल्स को बाहर निकालना है और इस वीक सेल्स को आपको किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है। हेल्दी पर्सन के बॉडी में आपको इन वीक सेल्स को डाल देना है। जैसे ही ये वीक सेल्स किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाएगा, ये वीक सेल्स रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे, अपने नंबर को बढ़ा तो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? क्योंकि अब वो कमज़ोर हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से उनमें अब वो एनर्जी बाकी नहीं है कि वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकें। अब उनका जितना नंबर है उतना ही रहेगा, उसी में वो सीमित रहेंगे। लेकिन उसके इंट्रोड्यूस हो जाने से जो हेल्दी पर्सन है, जिसके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ पहले से नहीं बनी है जो इस माइक्रोब से बन सकती हैं, माइक्रोब के इंट्रोड्यूस होने से बन सकती हैं, वो माइक्रोब्स बनना शुरू हो जाएंगे। उस हेल्दी पर्सन का जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो नए एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगे जो इस वीक माइक्रोब से लड़ाई करने के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे। और जैसे ही ये नए माइक्रोब्स, नए जो एंटीबॉडीज़ है, जब ये नए एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो ये इस माइक्रोब को डिफेंड करके इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपका बॉडी फिर से हेल्दी हो जाएगा। लेकिन इस पूरे चीज़ में आपके बॉडी में क्या हुआ, उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या हुआ, नया एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गया। और नया एंटीबॉडीज़ जनरेट होके उस एंटीबॉडी ने एक्चुअली क्या सीखा, उसने सीखा कि स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब से लड़ाई कैसे करनी है, उससे आपके बॉडी को कैसे बचाना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाए तो वो आपके बॉडी में हमेशा रहती है और वो एंटीबॉडीज़ हमेशा जानती हैं कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ से आपको कैसे बचाना है। तो अब अगर इस हेल्दी पर्सन को कभी भी स्मॉल पॉक्स होगा तो इसके बॉडी में तो पहले से ही एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एक वीक माइक्रोब पहले डाला था और इसी वीक माइक्रोब को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। इसी को हम वैक्सीन कहते हैं। और इस वैक्सीन के इंट्रोड्यूस हो जाने से उस पर्सन के बॉडी में नया एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गया जो अब जानता है कि उसको स्मॉल पॉक्स से कैसे लड़ाई करनी है, स्मॉल पॉक्स से आपके बॉडी को कैसे बचाना है। इसलिए आगे अगर इसको स्मॉल पॉक्स होगा तो इसका बॉडी अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर लेगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही स्मॉल पॉक्स से लड़ने वाला एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। कुछ इसी तरीके से अभी भी साइंटिस्ट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो कोविड-19 वायरस से लड़ने वाला वैक्सीन बना सके। और इस वैक्सीन को बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल पॉक्स हो या पोलियो हो, ये सब का वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया था या तुरंत बन गया था। ये सब वैक्सीन्स बनाने में काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद, बहुत सारे लोगों पर टेस्ट करने के बाद और इसको सेफ़ मान लेने के बाद ही इस वैक्सीन को कॉमन लोगों में बांटा जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो भी उस बीमारी से बच सके। लेकिन इस वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको काफ़ी बार टेस्ट किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि ये वैक्सीन सारे लोगों के लिए सेफ़ है या नहीं। इसीलिए कोरोना या कोविड-19 वायरस का जो वैक्सीन रिसर्चर्स या साइंटिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी बहुत बार टेस्ट किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि एक सेफ़ वैक्सीन बनाया जाए ताकि हम लोग इस कोरोना संकट से या इस कोविड-19 वायरस से हमें छुटकारा मिल सके। तो ये वायरस से बचने का जो वैक्सीन है, वैक्सीन बनाने का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, यही कॉन्सेप्ट होता है कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे। मतलब एक रिकवर होने वाले बॉडी से आपको वीक सेल्स बाहर निकालना है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स का, और उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के वीक सेल्स को एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है और उसके इंट्रोड्यूस होने से हेल्दी पर्सन के बॉडी में बनेगा एंटीबॉडीज़ जो उस वीक सेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इस दौरान उसके बॉडी में जो नया एंटीबॉडीज़ बना, उस नए एंटीबॉडीज़ के बनने के वजह से आगे अगर आपको वो बीमारी होती है तो आपका बॉडी जानेगा, समझेगा कि उस बीमारी से खुद को कैसे बचाना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीन्स का। अदर मेडिसिनल यूज़ ये भी है कि कुछ फंगी जैसे कि ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में। और दूसरे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन्स में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, विटामिन्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स को ख़त्म करने में भी मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं
जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं हमारे बॉडी में, जिसका नाम होता है इंसुलिन। और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में डायबिटीज़ होने से रोकता है, जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। नेक्स्ट यूज़ माइक्रोब्स का है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी यूजिंग नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल है। नाइट्रोजन गैस 78% हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। अब इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट्स को सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करना है, डेवलप करना है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन्स मदद करते हैं। और प्रोटीन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। तो मतलब प्लांट्स को नाइट्रोजन तो चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन इस प्रोटीन को बनाने के लिए प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज कर पाते हैं आराम से, उस तरीके से नाइट्रोजन गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो ये नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स तक हम कैसे पहुंचाएंगे? तो इसको करने के लिए नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स पानी में सोल्यूबल होते हैं, और पानी में सोल्यूबल होने की वजह से ये प्लांट के रूट्स के थ्रू पानी के साथ प्लांट बॉडी में पहुंच जाते हैं, और इससे फिर प्लांट अपना प्रोटीन बना लेता है और ग्रो और डेवलप करता है। लेकिन इस काम को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं कि आप नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बना सकते हैं नाइट्रोजन गैस से 3 तरीकों से। तो ये 3 तरीके में पहला मेथड या पहला तरीका है थ्रू लाइटनिंग। तो लाइटनिंग मतलब होता है जब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो बिजली के कड़कने से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? सॉइल के अंदर। दूसरा तरीका है कि जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल में, उसमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका एक एग्जाम्पल आपने क्लास 7 में पढ़ा था, राइजोबियम। और यहाँ मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी राइजोबियम के बारे में बताया है। तो ये जो राइजोबियम है ये ज़्यादातर पी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, और ऐसे सॉइल में भी ये प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ एक और एल्गी है, एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलकर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करने में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जो कि फिर से सॉइल में ही चला जाता है। और तीसरा मेथड होता है कि एनिमल्स का जो सॉलिड वेस्ट होता है, कि वो जब कुछ खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेशन के बाद जो सॉलिड एक्सक्रीटा जो वो बाहर निकालते हैं, वो भी सॉइल में चला जाता है। जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसका जो डेड बॉडी है वो भी सॉइल में चला जाता है। तो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगाई ये सॉलिड वेस्ट एंड डेड बॉडीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। तो ये 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला है लाइटनिंग, लाइटनिंग कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मदद करते हैं नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने में। और तीसरा मेथड होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स चले जाते हैं सॉइल में, सॉइल को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मिलता है इन सारे तरीकों से। एक और तरीका आप यहाँ ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि फार्मर्स भी वहाँ पर फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं।
फर्टिलाइज़र्स में भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, ये नेचुरल मेथड नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल में आपको शुरू में नहीं बताया था। लेकिन आप चाहें तो ये मेथड भी वहाँ पर लिख सकते हैं कि फार्मर के आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र डालने से भी नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के ही बने हुए होते हैं। तो ये एक फोर्थ तरीका आप एक्स्ट्रा वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में चले जाते हैं या स्टोर होने लगते हैं। अब हर तरीके से जब आपके पास नाइट्रोजनस कंपाउंड्स पहुँच गया सॉइल में, अब इस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का क्या इस्तेमाल होगा? इसका कुछ पोर्शन प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन। इसका कुछ पोर्शन पानी में सोल्यूबल होता है और वो सोल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लांट्स अपने रूट्स के मदद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटीन, और प्रोटीन के मदद से प्लांट अपने आप को ग्रो करने में यूज़ करता है उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को। जो बचा हुआ नाइट्रोजनस कंपाउंड है जिसको प्लांट ने एब्जॉर्ब नहीं किया, उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को सॉइल में ही प्रेजेंट एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम होता है बचे हुए नाइट्रोजनस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देना इनटू नाइट्रोजन गैस। तो बचा हुआ नाइट्रोजनस कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है फिर से नाइट्रोजन गैस में, और इसको करने में कौन मदद कर रहा है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। साइकिल क्यों? क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी वहीं पर हम वापस भी आ जा रहे हैं। कैसे? शुरुआत हम लोगों ने की थी नाइट्रोजन गैस से, तो नाइट्रोजन गैस को हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। कन्वर्ट करने के 3-4 मेथड्स हैं। 3-4 मेथड्स में लाइटनिंग एक मेथड है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई, वो तीसरा मेथड है। एंड फोर्थ एक आर्टिफिशियल मेथड है, दैट इज एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। तो इन चारों मेथड से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स पहुंच जाता है सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रोजन गैस। मतलब हम नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पर वापस आ जा रहे हैं। तो इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़्यादा मदद करता है सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, प्लांट्स के ग्रोथ में। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए आप लोगों ने तो देखा ही कि इस पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी का इस्तेमाल हो रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन साइकिल को करने में, और नाइट्रोजन साइकिल का फर्दर यूज़ होता है सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। नाइट्रोजन साइकिल के होने से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है 78%, वो एटमॉस्फेयर में मोर और लेस सेम रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट में वो फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसका जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है। अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल, तो आपको लिखना है कि नाइट्रोजन साइकिल एक साइक्लिक फ्लो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन घूम रहा है, साइक्लिक फॉर्म में फ्लो कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इसको ही हम नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। और इसका डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको सीख लेना है और डेफिनेशन भी जान लेना है। इसके बाद लास्ट जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल सीखना है या यूजेस जानना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में कैसे मदद करते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सॉइल में प्रेजेंट जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो भी सॉइल के साथ मिक्स हो पाएंगे, उनको डिकम्पोज करने में मदद करता है, उनको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने में मदद करता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। इसका एक इस्तेमाल आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कंपोस्टिंग में। कंपोस्टिंग में आपको बताया गया था कि फार्मर्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
जैसे कि पेपर या वेजिटेबल पील्स या प्लांट पार्ट्स जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है फर्दर, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाता है और इन पर सॉइल के जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया और फंगी, ये इस पर एक्ट करते हैं और इनको डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी मैन्योर को फिर से सॉइल में मिक्स किया जाता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो इससे फ़ायदा दो है। क्या फ़ायदा है? पहला तो आसपास का जो भी वेस्ट है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि अब हमें यूज़ नहीं करना है, वेस्ट मटेरियल है, उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। और दूसरा ये कि आपका जो सॉइल है वो फर्टाइल भी हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वेस्ट भी डिकम्पोज हो गया और सॉइल फर्टाइल भी बन जाता है। और ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो माइक्रोब्स का कितना सारा वैरायटी ऑफ यूजेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन 4 बेसिक यूजेस के अलावा भी माइक्रोब्स के और भी दूसरे यूजेस होते हैं जो इन कैटेगरीज में फिट नहीं होते हैं। तो अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स कुछ इस तरीके से हैं कि हमारे जो बॉडी का जो स्वेट होता है वो उसका कोई नेचुरल स्मेल नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे कि उसका स्मेल आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन ओरिजिनली उसका अपना कोई स्मेल नहीं होता। तो ये स्मेल आखिर कहाँ से आता है? ये जो एक स्पेसिफिक ओडर, ये जो स्पेसिफिक स्मेल हम लोग देखते हैं या महसूस करते हैं जो कि अनप्लेजेंट होता है, अच्छा नहीं होता है, वो स्मेल क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके स्किन में होता है बैक्टीरिया, आपके स्किन के सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि आपके स्वेट के साथ रिएक्शन करके ये अनप्लेजेंट ओडर जनरेट करता है, ये अनप्लेजेंट स्मेल बनाता है और इसी स्मेल को हम पसीने का स्मेल समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ये पसीने का स्मेल नहीं है, ये एक्चुअली कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया का स्वेट के साथ रिएक्शन करने से स्मेल जनरेट होता है। तो ये भी एक तरीके का यूज़ ही हुआ या एप्लीकेशन हुआ। दूसरा हम ये जानते हैं कि माइक्रोब्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट आधे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, बाकी का जितना भी ऑक्सीजन है वो डिफरेंट दूसरे सोर्सेस से हमें मिलता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस करते टाइम जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन गैस होता है। फोटोसिंथेसिस जब कंप्लीट होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होता है, ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, उससे तो हमें ऑक्सीजन मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में आधे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो जनरेट करते हैं। तो माइक्रोब से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, तो ये भी एक टाइप का यूज़ है। और तीसरा यूज़ मुझे यहाँ पर ये बताना है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, ये सब आराम से प्लांट पार्ट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, जहाँ आपको बताया गया था रूमिनेंट्स के बारे में, रूमिनेंट्स के डाइजेशन के बारे में आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। तो वहाँ आपको बताया गया था कि काऊ, बफेलो जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स आराम से प्लांट पार्ट्स, ग्रासेस कंज्यूम कर लेते हैं, इवन दो उनमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज, और इसी सेल्यूलोज को हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो ह्यूमन बींग्स घास नहीं खा सकते हैं या कच्चा पत्ता, सब्जी, फल कच्चा नहीं हम लोग खा सकते हैं, रॉ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्यूलोज है वो हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन ग्रेजिंग एनिमल्स का स्टमक इसको आराम से डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होता है स्पेशल बैक्टीरिया जो इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, इसको डिकम्पोज करने में, ब्रेक करने में मदद करता है। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता तो शायद हम भी प्लांट पार्ट्स रॉ खा सकते या ग्रासेस खा सकते जैसे कि ग्रेजिंग एनिमल्स खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ये माइक्रोब नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है, इसीलिए हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ अदर यूजेस हैं जो माइक्रोब्स के होते हैं। कुछ और भी अदर यूजेस हैं जो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।